तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी, जो कि और ये सब जितने भी है वो सारे नवीकरणीय है। मतलब ये वापस आपको इजीली बनाए जा सकते हैं। हमने इसके बारे में हमारे पहले अध्याय में पढ़ा था। अब उन्हें गैर परंपरागत कहा जाता है क्योंकि कोयले, पेट्रोलियम और अन्य परंपरागत स्रोतों के विपरीत उनका आमतौर पर लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा क्या होता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें ऐसा होता है कि जो आपके सेल होते हैं, जो सौर सेल होते हैं, वो एक साथ आप उसको एकत्रित करते हैं और आप उसको सौर पैनल में लगा देते हैं। और जब उसकी सूर्य की जो ऊर्जा रहती है, जो लाइट रहती है, वो जब इन पे पड़ती है तो वो गर्म होने लगता है, तपन आ जाता है उसमें। और इस तप तपन के तहत ये बिजली बनाते हैं। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश लाइटिंग के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता कटिबंधीय देशों के लिए इस ऊर्जा के निर्माण में लाभदायक है। मतलब जिन देशों में सूर्य बहुत अधिक चमकता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज, जैसे कि भारत देश हो गया हमारा, वहाँ पे ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और इसका जो आम उपयोग है वो आप सौर ताप मतलब सोलर हीटर्स, आपने बहुत लोगों के घर में देखा होगा कि ऊपर सोलर पैनल यानी सौर पैनल लगा रहता है, जिससे वो गीजर चलाते हैं, जिससे पानी गर्म करते हैं, तो उसको आप सौर ताप बोल सकते हैं। फिर सौर कुकर मतलब जिसमें आप चावल वगैरह बना सकते हैं, कुकर का मतलब आप सभी जानते ही होंगे। सौर ड्रायर जिसमें आप कुकर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यातायात के संकेत यानी ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, जो आपको जो रेड ग्रीन येलो लाइट्स आपको दिखती हैं, वो सब। आप इस पिक्चर में, इस दृश्य में देख सकते हैं कि ये जो है ये सारे सोलर पैनल्स हैं। इसमें आपके सोलर सेल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल सौर पैनल है और इसमें आपके सौर सेल लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत धूप है, तो ये धूप जो है ये सूर्य की तापमान इस पे, सूर्य की एनर्जी इस पे पड़ेगी, जो जिसकी वजह से विद्युत यानी कि बिजली बन सकती है। अब हम देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला स्रोत है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जोड़ी जाती है। आपने पवन चक्कियों के बारे में आपके पहले अध्याय में भी पढ़ा था। जो जब भी जो हवा है वो तेज चलती है तो ये पवन चक्कियां घूमती है, और जो ये पवन चक्कियां रहती है ये जनरेटर से आप उसको कनेक्ट कर देते हैं यानी कि जोड़ देते हैं। और जब ये हवा चलती है तो वो जनरेटर तक वो पहुंचाती है, एनर्जी जो रहती है उसकी वो पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से बिजली बन जाती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोलते हैं पवन फार्म। मतलब बहुत सारे पवन चक्कियां आप एक जगह पे लगा देते हैं, और ये यूजुअली या लगभग ऑलमोस्ट उन्हीं जगह पे रहती हैं जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, जैसे कि तटीय क्षेत्र मतलब कोस्टल रीजन, जहाँ पे आपका सागर या सी वगैरह रहती हैं, और पर्वत घाटियों में मतलब माउंटेन पासेस में यहाँ पे हवाएं बहुत प्रबल रहती है। इसलिए यहाँ पे ये लगाना ज़्यादा सेंस बनाता है और ज़्यादा आपको इसकी एनर्जी भी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर क्या है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में एकत्रित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। मतलब जो थोरियम और यूरेनियम होते हैं वो रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और उनकी जो परमाणु रहते हैं उनको केंद्रक मतलब उनको एक साथ कर लिया जाता है
और जब उनको एक साथ कर दिया जाता है, मतलब थोरियम और यूरेनियम के परमाणुओं को, तो उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो रहते हैं उसमें, मतलब जो इनके जहाँ पे ये बने जाते हैं वहाँ पे नाभिकीय विखंडन, मतलब इनको तोड़ दिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, उससे गुजरते हैं। और जब उससे गुजरते हैं तो एक उत्सर्जन होता है ऊर्जा का, मतलब एक एक्सप्लोजन जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, उस वो होता है और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो सबसे बड़े उत्पादक है परमाणु ऊर्जा के वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम मिलता है और केरल में थोरियम प्राप्त किया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। आप सब ये जगहें बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपकी जरूरी होती है। हाँ, आप इस दृश्य में देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो नाभिकीय पूरे एनर्जी है वो आपको हवाओं में भी दिख रही है कि जैसे फिजन होता है यानी विखंडन होता है उनका, तो ये सब हवाएं ऐसी ऊर्जा निकलती है। ये एक दृश्य दर्शा रहा है न्यूक्लियर प्लांट का। चलिए अब देखते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी है, आप जितनी गहराई में जाएंगे उतनी गहराई में आपका तापमान बढ़ते जाता है पृथ्वी का, तो जो ऊर्जा आपको उस ताप से, उस गर्माहट से प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयोग की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती है। इसका अगर आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण अगर मैं दूंगी, तो आप सभी ने कार्टून्स देखे होंगे, तो आप जो जापानी कार्टून्स देखते हैं जैसे कि आपका शिनचैन हो गया या डोरेमोन हो गया, तो उसमें आपने बहुत बार सुना होगा कि हॉट स्प्रिंग में जा रहे हैं। मतलब आप देखते हैं कि एक ऐसी छोटी सी जगह पे बैठे रहते हैं जहाँ इनको नेचुरली या प्रकृति से ही गर्म पानी मिलता है। तो वो गर्म पानी जो मिलता है वो इसी भूतापीय ऊर्जा की वजह से मिलता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पुगा घाटी में आपको भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। ज्वार यानी कि टाइड से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। टाइड मतलब आपका जब एक अगर आप सागर के किनारे रहते हैं तो आपका जो वेव्स रहती हैं, जो आपकी लहरें रहती हैं, वो किस हिसाब से जा रही हैं उसको टाइड कहते हैं। इस ऊर्जा का निर्माण समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध बनाकर किया जाता है। मतलब जो सबसे सकरा मुंह है, जो उसका जो सबसे सकरा एंड है, सबसे पतला जो एंड है, वहां पे एक डैम बना दिया जाता है। उसके बाद वहां जब उच्च ज्वार होता है, जब हाई टाइड रहती है, तो उसके समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग डैम में स्थापित टरबाइन, वहाँ पे डैम में टरबाइंस लगा दी जाती है। तो जब उच्च ज्वार रहता है तब वो जो जल रहता है वो उस पर पड़ता है और वो घुमाई जाती है, तो जिसकी वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय मिल के क्षेत्र रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी है। अब हम देखते हैं बायोगैस क्या है। जैविक अपशिष्ट यानी ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब जो कचरा होता है, जो जैविक कचरा होता है, जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट, मतलब किचन का जो आपका जो वेस्ट रहता है, जो कचरा रहता है, उसको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इसका ये मतलब है कि जो जैविक अपशिष्ट होते हैं वो जब डिकम्पोज होते हैं, मतलब जब वो खराब होने लगते हैं, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा खराब होते हैं, और उसकी वजह से जब ऐसा जो डिकम्पोज होते हैं, जो इनका अपघटित जो होते हैं, खराब होने लगते हैं, तो उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण रहता है, और ये जो दो गैसेस हैं ये आपको ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन, मतलब बिजली के उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है।
उत्पादन होता है। जैव खाद मतलब जो आप मैन्योर जो आप इसमें आपके खेती में डालते हैं, जिससे आपका जो आपकी खेती की जो फसल रहती है वो अच्छी आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि आपका जो जीव जंतुओं का जो भी खराब हुआ वाला कचरा रहता है, वो आप इस बायोगैस डाइजेस्टर, मतलब ये जिसके अंदर आप ये सब चीज़ें डालते हैं, वो स्लरी मैन्योर यानी आपका गाय का गोबर, ये सब आप इसके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से, और ये एनर्जी क्रॉप्स भी, तो ये जब इसके अंदर डिकम्पोज होने लगता है, तब आप इसको ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, बायोगैस स्टेशन में भी, और ये आपको हीट यानी कि ताप और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी देता है, अगर आप इसको जनरेटर के अंदर रखें तो। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो है ये फर्टिलाइज़र, मतलब आपका जो खाद है वो भी बनाता है, जो आपकी क्रॉप्स में, मतलब फसल में इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी देखा कि जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और आपको बहुत इजीली वो आपके अवेलेबल भी रहते हैं, मतलब बहुत आसानी से आपको मिल भी जाते हैं। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत रहते हैं, वो आप के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, और वो आपको बहुत आसानी से मिलते भी नहीं हैं। और एक और जो आपका इसमें आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, वो ये है कि जो परंपरागत स्रोत हैं वो आपके अनवीकरणीय हैं, अनवीकरणीय संसाधन हैं, जो आपके अब गैर परंपरागत या अपरंपरागत है, वो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। अब जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आप खनिजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हमने ये भी कक्षा की शुरुआत में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको ये फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बताना चाहूँगी। तो जैसे कि ये हो गए हमारे खनिज, उसका जो वर्गीकरण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहला होता है हमारा धात्विक, जो धात्विक होता है उसको भी हम दो और वर्गीकरण में विभाजित करते हैं। पहला हो गया लौह, मतलब फेरस, और दूसरा हो गया अलौह यानी नॉन फेरस। इसका ये मतलब है कि जिसके अंदर लोहा होता है और जिसके अंदर लोहा नहीं होता। और जो दूसरा वर्गीकरण है हमारा खनिजों का, वो है अधात्विक, मतलब जिसमें धातु नहीं होती। तो चलिए अब दोहराते हैं हमने आज की कक्षा में क्या क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों जैसे घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पर की जा सकती है। धात्विक खनिजों में कच्चे रूप में धातु होती है। धात्विक खनिज लौह और अलौह हो सकते हैं। धात्विक खनिजों में धातु नहीं होती, माफ कीजिएगा, अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती। खनिज खनन, ड्रिलिंग या उत्खनन द्वारा निकाले जा सकते हैं। उत्खनन, माफ कीजिएगा फिर से। खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, आग्नेय, कायांतरित या अवसादी। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और रक्षा के लिए बिजली आवश्यक है। विद्युत संसाधनों को मोटे तौर पर परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। खनिज और बिजली स्रोत एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों के निर्माण और संकेंद्रण में हजारों वर्ष लगते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जो लंबे समय से आम उपयोग में हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन को मुख्य परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा शामिल है जो नवीकरणीय है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।